हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपके न्यू सेशन करंट अफेयर में। जैसा कि मैं आपको करंट अफेयर पिछले 6 महीने का पढ़ा रहा हूँ। आपको आए एग्ज़ाम में, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये करंट काम करेगा, ठीक है। जैसा कि करंट आप जान ही रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में करंट 1, 2 न 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के सीरीज़ में चलिए, आप करंट का ए पार्ट सीरीज कौन सा होगा, दूसरा होगा, इसमें पढ़ेंगे पिछले 6 महीना करंट अफेयर। तो पहला सवाल आपका इस प्रकार है। पहला सवाल कर रहा है कि 1 नवंबर से प्रवासी होने वाली सभी सब्जियों के लिए फर्श की कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। मतलब जो सब्जियां होती है उसको क्या कहते हैं, फर्श की कीमत पर, मतलब फर्श की कीमत पर वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। हमारे भारत में जो राज्य हैं, जैसे में असम, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा, इसमें पूछा कौन सा निर्धारित करने वाला राज्य बना है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। कौन सा आपका, केरल सही है। और कुछ केरल के बारे में जान लेते हैं। आईएससी के बारे में कुछ स्पष्टीकरण कर लेते हैं, जान लेते हैं। इसमें केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 16 प्रकार की सब्जियों के फर्श की कीमत निर्धारित की है। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने आज 27 अक्टूबर को बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना 1 नवंबर 2020 से लागू होगी। पिछले 6 महीने के पीछे जाइए, ये क्या है, 1 नवंबर 2020 को लागू होगी पूरे राज्य में। केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सवाल समझ में आ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपका इस प्रकार सवाल है। सवाल दिया कि आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किसने किया है। हमारे जो केंद्र मंत्रालय होते हैं, जैसे स्मृति ईरानी है, इसमें हमारी कौन है, कपड़ा मंत्री है। अर्जुन मुंडा ये सामाजिक कल्याण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और जोगिंद्र सिंह। इसमें पूछ रहा है आपका आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किसने किया है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, बी आपका ऑप्शन अर्जुन मुंडा। आपके अर्जुन मुंडा क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। चलिए, इसके जो अर्जुन मुंडा हैं, जो आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं और इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं कि इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। आपका बीएसएम सही था। इसका स्पष्टीकरण का जनजाति मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजाति मामलों के मंत्रालय यूएमओटीए और आर्ट ऑफ लिविंग एएलओ के बीच सहयोग में जनजाति कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी अर्जुन मुंडा। इसमें हमारे केंद्र के क्या है, जनजाति मामले के मंत्री हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। और आपका सवाल इस प्रकार अगला है। आपका तीसरा सवाल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। एनिमेशन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा, डी ऑप्शन सही कौन सा, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ इसके बारे में, जो एनिमेशन दिवस होता है क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके थोड़ा स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि हमको इस क्वेश्चन और इससे क्या आ सकता है। चलिए आइए देखते हैं इसका कुछ स्पष्टीकरण। आपका डी सही था। स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन में एनिमेशन की कला का जश्न मनाया और एनिमेशन के पीछे कलाकारों को, वैज्ञानिक और तकनीशियों को भी पहचाना। इस वर्ष 19वें अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस का प्रतीक है। इस दिन को 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन ASIFA द्वारा बनाया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन एक का सदस्य, यूनेस्को का एक क्या है, सदस्य है, ठीक है। हमको एनिमेशन के बारे में इतनी फुल जानकारी मिली। आपको मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल को इस प्रकार पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भुगतान लेन देन के लिए किसी भी नए मालिकाना क्यूआर कोड को लॉन्च करने में भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों PSO को किसने रोक दिया है। मतलब किसने क्या पूछा है, रोक दिया है। जो बैंक आपके 4 बैंक है दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी भारतीय रिजर्व बैंक और CDB। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, इसको भुगतान लेन देन के लिए मालिकाना QR कोड को रोक दिया है। आइए कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम से क्या हो जाए और कुछ न कुछ हेल्प मिल सके। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका और स्पष्टीकरण क्या होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पीएसओ को भुगतान लेनदेन के लिए किसी भी न मालिकाना क्यूआर कोड को लॉन्च करने से रोक दिया। वर्तमान में दो अंतर क्यूआर कोड है, यूपीआई क्यूआर और भारतीय क्यूआर। दो मौजूदा क्यूआर रेस्पॉन्स क्यूआर कोड के साथ जारी रहने का निर्णय भारत में ऐसे कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और उपायों को सुझाव के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर बढ़ रहा है, इसलिए क्या किया है, रोक दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला सवाल और अगले सवाल को भी समझते हैं। आपका अगला सवाल इस प्रकार है। आपका अगला सवाल है, नरेश कंडोडिया का निधन हुआ है, वो कौन थे? नर्तकी थे कि गायक थे कि अभिनेता थे, राजनीतिक थे? जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो आपको एक मृत्यु जरूर पूछता है, इसलिए क्या है, आपको मृत्यु भी एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक वो क्या थे, नरेश कनोडिया, एक क्या थे, अभिनेता थे। एक क्या थे, एक अभिनेता थे। आइए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं और समझते हैं। जो नरेश कनोडिया थे, इन्होंने देखिए ये अनुभवी गुजराती फिल्म स्टार से नेता बने। नरेश कनोडिया का निधन हो गया। वह गुजराती गायक महेश कनोडिया के छोटे भाई थे, जिनका लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर में निधन हो गया। ठीक है, एक गुजराती क्या थे, एक अभिनेता थे। आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसको याद रखना जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल इस प्रकार है। आपका सवाल अगला है, किस बैंक ने गोल्ड लोन उत्पत्ति के लिए आईआईएफएल वित्त के साथ भागीदारी की है? आपका ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीएसबी, एसबीएससी। जानते हैं कि हमारे बैंक कितने होते हैं? एक विश्व लेवल पर होता है जिसको कहते हैं विश्व बैंक, और एक होता है आपका एशिया लेवल पर जिसको एशियाई बैंक कहते हैं, जो हमारे एक स्टेट लेवल जो में एक देश के लेवल का होता है जिसको क्या कहते हैं, आरबीआई। इसमें आपको छोटा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें बैंकों का नाम दिया, इसे पूछा है गोल्ड लोन उत्पत्ति के लिए आईआईएफएल वित्त के साथ भागीदारी किया है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा? सीएसबी। अब देखते हैं कि सीएसबी का कुछ इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें हमसे और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आज इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज इसको समझ लेते हैं और जान लेते हैं। यह निजी क्षेत्र के ऋणदाता सीएसबी बैंक पूर्व में कैथोलिक सीरियल बैंक ने आज कहा कि उसने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी आईआईएफए के साथ खुदरा स्वर्ण ऋण परिस्थितियों के सोचिंग, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप एक बार समझिए और लिखिए, जान जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप एक बार थोड़ा सा पॉज करके या वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। आइए इसका अगला सवाल देख। आपका अगला सवाल इस प्रकार कि नासा इसरो किस वर्ष निसार उपग्रह लॉन्च करने वाले हैं? आपका दिया नासा इसरो किस वर्ष निसार उपग्रह लॉन्च करने वाले। वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया है 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2025 में। अब देखो नासा क्या है, नासा एक क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, और इसरो क्या है, एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। दोनों मिलकर क्या करें, निसार उपग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है, वही पूछ रहा है किस वर्ष लॉन्च करेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया है 2020, 21, 22, 25। तो आप जानते हैं कि 2022 में क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक क्या करेंगे, निसार उपग्रह को लॉन्च करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा निसार उपग्रह क्या है, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं और समझ लेते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आपका सी ऑप्शन सही था। भारत और अमेरिका ने हाल ही में 2+2 वार्ता की बैठक के दौरान देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति संबंधित जागरूकता जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। यह सुरक्षित और अस्थायी अंतरिक्ष वातावरण बनाने के प्रयासों को उत्प्रेरित करेंगे। संवाद के बाद जारी एक संयुक्त बयान के कहा गया कि नासा मतलब अमेरिका, इसरो मतलब भारत, सिंथेटिक एपर्चर रडार को निसार कहा जाता है। इसको क्या निसार कहा जाता है, जो जिसे 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। अब अभी चल रहा 2021, अब 2022 तक में साल भर के बाद क्या किएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। जब लॉन्च किया जाएगा तब भी हम क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे, आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। थोड़ा नासा और इसरो के बारे में इतनी जानकारी थी। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल है कि मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए कौन सा राष्ट्र निर्धारित है? संयुक्त राज्य अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, चीन और
नेपाल। तो इसमें दिया आपका कौन सा राष्ट्र को निर्धारित किया गया है, चीन को ऑप्शन निर्धारित किया। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपका सी ऑप्शन सही है। आइए थोड़ा सा मालाबार के बारे में भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार 2020 में नौसैनिकों अभ्यास में शामिल होगा, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार शामिल होने का अनुरोध करने के बाद आने वाले महीनों में आयोजित किया जाएगा। आया समझ में कि हमारा मालाबार क्या था, एक रक्षा मंत्रालय, उसमें शामिल होने के लिए चीन को भी क्या किया गया है, निमंत्रित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल और समझते हैं। अगला सवाल इस प्रकार आपका है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने गुरु तेज बहादुर की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समिति गठन की है, समिति गठन की गई है। पूछ रहा है किस वर्ष के उपलक्ष्य में, वर्षगांठ की, मतलब वर्षगांठ मतलब जयंती पर। ठीक है, तो 100वीं जयंती पर, 200 जयंती पर, 300 जयंती पर और 400 जयंती पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, 400वीं जयंती पर। चलिए कुछ इनके बारे में, तेज बहादुर के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और क्यों हमारे एग्जाम में क्या होगा आने के लिए संभावना है। श्री गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्र सरकार सचिव अजय कुमार भल्ला, जो केंद्र सरकार सचिव इसमें कौन है, अजय कुमार भल्ला 70वीं सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सदस्य में सचिव होंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन समझ में आया कौन सा, आपके नरेंद्र प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा। ऑप्शन आपका डी सही था। चलिए मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए इसका अगला सवाल और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। आपका अगला सवाल इस प्रकार के, भारतीय सेना ने 74वां पैदल सेना दिवस कब कहाँ मनाया था, मतलब 74वां पैदल सेना दिवस कहाँ मनाया था। ऑप्शन आपका है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जयपुर। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बी, मतलब जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो अब हमसे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से भी कुछ आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, और जो राज्य होता है वहाँ पे क्या होते हैं, आपके राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल नहीं होते। तो इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले उपराज्यपाल कौन थे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था, पहले उपराज्यपाल कौन थे, बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, एक क्या था, राज्य था, तो उस समय राज्यपाल कौन थे, तो आपका क्या, सत्यपाल मलिक थे। ये सब क्वेश्चन क्या आ चुका है। ठीक है, आप इसी तरह रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में और कुछ भी चीज़ जान सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में डल झील है और आपका बुलर झील है। ठीक है, आइए जम्मू कश्मीर के बारे में आगे और चीज़ देखते हैं और समझते हैं। हर साल 27 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा इन्फैंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। इसे चिनार काप्स उपनाम से जाना जाता है। चिनार कोर ने 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमणियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां इन्फैंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से फिलहाल में आया था कि चिनार क्या है। चिनार जम्मू कश्मीर एक पौधा लगाया जाता है, पौधे के रूप में क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, पौधा है। ठीक है, आते हैं अब इसका अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं इसका अगला। आपका अगला सवाल इस प्रकार है। आपका अगला सवाल है कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस किस तारीख को चिन्हित किया गया है। लिखा है ऑप्शन 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और आपका 28 अक्टूबर। तो आपका आंसर हो जाएगा कब किए गए थे, 27 अक्टूबर। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। आपका क्या है, सही है। आइए इसको आगे बारे में और समझते हैं और देखते हैं कि ये ऑडियो विजुअल हेरिटेज की क्या होता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस दृश्य श्रव्य सामग्री और दस्तावेज को संरक्षित करने के तरीकों को, जैसे मुद्दे की पड़ताल करना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को संगठन सरकारों तथा समुदायों के साथ काम करते हैं, जो प्रत्येक कम 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के विश्व दिवस के रूप में मनाए जाते
है। आपका इतना ही इन्फॉर्मेशन था ऑडियो विजुअल से। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा था और बताइए कि आपको और डिटेल से बताना है तो मैं और डिटेल से क्या करूँगा इसके बताऊँगा, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या हो सही होना चाहिए, आप एग्ज़ाम क्या हो क्वालिफाई करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है, इसी तरह पूरा आपको 6 महीने का करंट का करूँगा, आपको पूरा करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल है कि बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में किसे घोषित किया गया था। बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में किसे घोषित था, लुइस एर्स को घोषित किया गया था। आपका ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। 2020 के बोलिवियाई के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद लुइस एर्स को बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में चुना गया। उन्होंने कुल मतों में 55.1% का कब्जा किया। 8 नवंबर 2020 को एर्स कार्यालय का कार्यभार संभाल लेंगे। वह बोनिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक एग्जाम को सफल करेंगे। आपका क्या था, बोलिविया के बारे में इतनी आम चुनाव था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला सवाल और अगला क्वेश्चन को भी समझते हैं। आपको देखिए कितना डिटेल से हम पढ़ा रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आपको भी कोई भी क्वेश्चन क्या हो सही से समझ में आ जाए। चलिए इसका अगला सवाल और इस देखते हैं। और अगला सवाल आपका इस प्रकार है। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। किस बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आप एस बैंक। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एचडीएफसी बैंक के कौन थे, आदित्य पुरी क्या थे, ये सीईओ थे। इनको क्या किया गया, सेवानिवृत्त हो गए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और समझते हैं डिटेल से। देखते हैं क्या कहता है। एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में 25 साल के बेहद सफल कैरियर के बाद पद छोड़ दिया। 70 वर्षीय पुरी ने राज्य के सेवानिवृत्त वाले बैंकों के क्षेत्र में एक स्टार्टअप को उद्योग के नेता के रूप में बदल दिया था। लगभग 6 ट्रिलियन रुपयों में एचडीएफसी बैंक बाजार पूंजीकरण के मामले में उद्योग और नेतृत्व करता है और लंबे मार्जिन से सबसे अधिक लाभदायक रहता है। इसका क्या था, एचडीएफसी बैंक के बारे में इतने फुल जानकारी थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल को भी इसी तरह पूरे सवाल डिटेल से क्या करूँगा, समझूंगा और आपको समझाऊंगा कि कोई भी एग्जाम में दिक्कत न आए। अगला सवाल देखते हैं। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने से पहली रैंक हासिल किया। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सबको पता है कि उसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे बसा है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ थे। अब वो पूछ लेगा कि ये किस संप्रदाय के थे, तो क्या बताएंगे, नाथ संप्रदाय के थे। ये उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी है। चलिए ठीक है, आइए इसके थोड़ा सा पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने वाली पहली रैंक हासिल उत्तर प्रदेश के और कुछ के बारे में जानते हैं और समझते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक देश से सबसे अधिक ऋणों को मंजूरी देते हुए पीएम आत्मनिर्भर योजना SBA निधि योजना में पहली रैंक हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और इसके अगला सवाल आपका इस प्रकार है। आपका अगला सवाल है कि तीसरा भारत अमेरिका 2+2 मंत्रियों संवाद किस शहर में शुरू हुआ था। तो आप जानते थे कि नई दिल्ली में, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो आपका ऑप्शन सही को हो जाए नई दिल्ली में आपका 2+2 मंत्री परिषद और सांसद की अध्यक्षता हुई। आइए देखते हैं 2+2 होता है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कैसी होती है। भारत नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में तीसरे भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइकल पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क ग्रेप अमेरिकी प्रतिनिधि के नेतृत्व कर रहे हैं। पहला 2+2 संवाद नई दिल्ली में
सितंबर 2018 में और दूसरा वाशिंगटन DC 2019 में आयोजित किया गया था। तीसरा आप जान ही रहे कब हो रहा है, दिल्ली में 2020 में। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन और देखते हैं और उसको समझते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए अगला सवाल इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है कि पोर्ट मतलब PORT पोर्ट डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया है? लिखा ऑप्शन रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और कौन थे? मनसुख मंडानिया था। जानते हैं रमेश पोखरियाल और पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे क्या है, रेल मंत्री। अर्जुन मुंडा क्या है, जनजातीय मंत्री। ठीक है, आपका मनसुख मंडाल, इनके बारे में जानते और समझते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पहला मनसुख चलिए समझते हैं। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री क्या? केंद्रीय शिपिंग राज्य मतलब जहाज शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडालिया ने तमिलनाडु BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किए। यह निर्वातकों के लिए ईजी और डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मदद करेगा, क्योंकि सुविधा दक्षता लाएगी और रियायती समय, ट्रैफिक लागत कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिपर की प्रतिनिधिताओं में सुधार करेगी। ठीक है, तो हम जान सकते हैं इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि शिपिंग राज्य मंत्री कौन है? क्या बता देंगे? मनसुख मंडाविया। ठीक है, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल इस प्रकार है। इसका अगला क्वेश्चन है कि इटली के 2 संस्थाओं के साथ किस IIT और ASI ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दिया है IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT लखनऊ, IIT दिल्ली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाए IIT कानपुर। IIT कानपुर, IIT मतलब IIT कानपुर। आपका पहला ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा IIT कानपुर। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल, इसके बारे में समझते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, समझते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के और भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इटली के 2 संस्थाओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई। इस MOU के तहत गतिविधियों का समन्वय सिविल इंजीनियर विभाग IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा द्वारा किया गया था। हमको बस इतना क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करिए और नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक है, कि पिछले 6 महीने जितने करंट आपका होगा आपका हम क्या करेंगे, इसको पूरा कवर कराएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं इसके अगला सवाल और अगला सवाल को समझते हैं। और एक बात, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और मज़ा आ रहा होगा तो क्वेश्चन के जो कमेंट बॉक्स देखेंगे, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है और हम किस तरह पढ़ाएं कि आपको और अच्छा समझ में आए। देखते हैं इसका अगला सवाल इस प्रकार है। आपका अगला सवाल है, दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO के साथ भारतीय राष्ट्रीय परिपत्र और अर्थव्यवस्था हैकाथॉन ASE का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाए कौन सा? ए लक्ष्य आपका ऑप्शन। आपका इसका इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इन IIT योग अटल इनोवेशन मिशन की अंतर्गत की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO के साथ मिलकर भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन के लॉन्च की है। हैकाथॉन हमारे ग्रह की दीर्घकालीन स्वस्थता और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से एक साथ अस्थायी परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने उज्ज्वल छात्रों, स्टार्टअप MSME द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी असावधानियों की पहचान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपको इसका इतना इंफॉर्मेशन था। आइए देखिए इसका अगला सवाल और अगला सवाल इस प्रकार है, उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना करनी है? असम, केरल, UP और MP। आपका ऑप्शन हो जाएगा UP। किस राज्य सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना करनी है? आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा, UP। आइए कुछ और इसके बारे में, D नहीं C आपका ऑप्शन हो जाएगा UP। इसके बारे में और सब देखते हैं और समझते हैं। आइए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्पष्टीकरण कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा
की दिशा में एक बड़े कदम में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों स्थापित करने का निर्णय लिया। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, हमारा इतना इन्फॉर्मेशन था। आइए इसका अगला सवाल और लास्ट, इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं कि आप इसको एक बार वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ कैसा लगा और आपका कितना क्वेश्चन क्या हुआ सही हुआ। और एक बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन करिए। आप जब इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं हो। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल और अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल इस प्रकार है। आपका अगला सवाल है कि बीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर किस मंत्रालय ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? गृह मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, जहाजरानी मंत्रालय। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही। कुछ इसके जहाजरानी मंत्रालय के बारे में जानते हैं और समझते हैं। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा तूतीकोरिन में बीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर एक प्रत्यक्ष बंदरगाह प्रवेश सुविधा शुरू किए हैं। आपको इस वीडियो में जो भी सवाल पढ़ाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात, आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको और सब वीडियो बहुत डिटेल से मिलेगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले सेशन के लिए तैयार है। पार्ट 3 मतलब पार्ट 2 है, पार्ट 3 आपको इसी तरह डिटेल से पढ़ाऊंगा। आप कहिए तो और डिटेल से पढ़ाऊँ तो और डिटेल से पढ़ाऊँगा, क्योंकि और जितना टाइम लगेगा हम ले लेंगे, पर क्वेश्चन एक बार पढ़ें फिर दोबारा उसको दिक्कत ना हो। चलिए बस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।